नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसंहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाश्रो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से ज्यादा जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हमने गति आगति देखा था, तो इसमें सभी के मतलब हो गया क्लियर या फिर किसी के कोई डाउट्स हैं गति आगति द्वार में? हाँ, इसमें 14 गुणस्थान में गति 10 लिखी है, राइट है? गति 10 कैसे होगी? 0 होगी, वो 1 काट लेना। अच्छा, वही। हाँ ठीक ठीक। हाँ, और ये आगति भी जो है ना 13, हाँ तो ठीक है, गुणस्थान लिखे हुए हैं फिर ठीक है। अगर आगति यहाँ पे लेंगे तो इस अपेक्षा से 1 है, पर गुणस्थान 13 है। हाँ, राइट है यहाँ ना। पर तो गुणस्थान ही दिए हुए हैं ना सब लोग, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें और किसी के कोई डाउट है? मैडम हमारे तो इसमें 0 ही लिखा हुआ गति का, 14 में 0 लिखा हुआ, किताब 10 नहीं है। हमारा 10 लिखा हुआ था, ये 10 है ना लिखा हुआ। तो ये 10 जो 10 है ना, इसको 1 हटा देना, वो 0 है। हाँ अब ठीक है। 0 ही है। हाँ ठीक, और किसी के कोई डाउट्स हैं क्या? बाकी स्पष्टीकरण सबको ध्यान में आ गया है? नहीं, वो ही है ध्यान में। आज वाला फर्स्ट वाला आंसर वाला वो समझ में नहीं आया, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बार ना वो क्वेश्चन क्या था, उसमें पूछा था कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त किसी जीव ने अपने संपूर्ण संसार काल में, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं वो, ठीक है। अब संपूर्ण संसार काल में, एक बार म्यूट करना, संपूर्ण संसार काल में एक बार ही संपूर्ण संसार काल में एक बार ही औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया। अब ये पता है हमें कि कोई भी जीव अगर औपशमिक सम्यक्त मतलब कोई भी जीव अगर जब प्रथमोपशम सम्यक्त करता है उसके बाद ही उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है और वो आगे की प्रोसेस करता है। मतलब अगर कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है जो अपने मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व में क्या है, शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो भी सबसे पहले अगर उसको सम्यक्त प्राप्त करना है, क्योंकि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने के लिए सम्यक्त पहला सोपान है, सम्यक्त तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो सम्यक्त प्राप्त करने के लिए शपथ श्रेणी, मोक्ष जाना है मतलब शपथ श्रेणी का आरोहण करना है, शपथ श्रेणी का आरोहण करना है मतलब उस जीव के पास क्या होना चाहिए, शपथ श्रेणी का आरोहण कौन कर सकता है, शायोपशम सम्यक्ति। शायोपशम सम्यक्त्वी जीव शपथ श्रेणी का आरोहण कर सकता है। शायोपशम सम्यक सॉरी शायिक सम्यक्त्वी जीव, शायिक सम्यक्त्वी जीव ही शपथ श्रेणी का आरोहण कर सकता है। शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कौन कर सकता है, शायोपशमिक सम्यक्त्व, है ना। अब शायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव ही शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा और फिर वो ही शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा और वो ही फिर क्या करेगा, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा। अब यहाँ से रिवर्स में जाते हैं, मोक्ष अवस्था को कौन प्राप्त करता है, मतलब मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के लिए शपथ श्रेणी का आरोहण करना है, शपथ श्रेणी के लिए शायिक सम्यक्त्व होना चाहिए। शायिक सम्यक्त कौन प्राप्त कर सकता है, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि में क्या होता है, सम्यक वेदनी का क्या रहता है, उदय रहता है। सम्यक वेदनी का उदय कब होगा, जब उसकी सत्ता होगी। सत्ता के लिए क्या चाहिए, सत्ता के लिए हमको त्रिपुंज बनाना पड़ेगा। त्रिपुंज कब बनाता है जीव, जब वो प्रथमोपशम की प्राप्ति करता है। मतलब कंपलसरी है कि जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त तो भले ही वो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अपना मोक्ष जाने का अंतर्मुहूर्त ही बचा है, मतलब उसका संसार काल ओनली अंतर्मुहूर्त बचा है और फिर वो मोक्ष चला जाएगा, बट अभी तक उसने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया। तो भी ऐसी केस, चाहे वो कितना ही मतलब अंतर्मुहूर्त बचा हो या कितना ही बचा हो, देशो नर्त पुद्गल परावर्तन, पर उसको प्रथमोपशम की प्राप्ति सबसे पहले करनी ही पड़ती है, कंपलसरी है। और अगर प्रथमोपशम की प्राप्ति करी, प्रथमोपशम क्या है, औपशमिक सम्यक्त्व है, तो औपशमिक सम्यक्त्व तो एक बार उसको कंपलसरी है कि उसको ये कंपलसरी बात है, एक बार औपशमिक करना ही पड़ेगा, उसके बाद क्षयोपशमिक आना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है, इसके जस्ट बाद नहीं, पर
क्षयिक सम्यक की प्राप्ति के लिए उसको क्षयोपशमिक होना कंपलसरी है, और क्षयोपशमिक के लिए प्रथमोपशम करना कंपलसरी है। उसके बीच में कोई भी प्रोसेस हो, जस्ट नेक्स्ट नहीं बता रही हूँ मैं, पर कंपलसरी बात है। कंपलसरी औपशमिक करना, औपशमिक सम्यक तो मतलब प्रथमोपशम कंपलसरी है, क्षयोपशमिक में आना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बाद ही उसको क्षयिक मिलेगा। क्षयिक संकेत के बिना शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, और शपक श्रेणी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये कंपलसरी बात है। अब उसने एक बार अगर औपशमिक सम्यक की प्राप्ति करी है और वो सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुका है, इस बीच में उसने जब द्वितीयोपशम की प्राप्ति ही नहीं करी, एक बार ही औपशमिक प्राप्ति की है मतलब प्रथमोपशम, तो जब द्वितीयोपशम की प्राप्ति ही नहीं करी तो फिर वो उपशमक श्रेणी का आरोहण कैसे कर सकता है? उपशम श्रेणी आरोहण की बात आती ही नहीं है। उपशम श्रेणी आरोहण ही नहीं किया तो शपक श्रेणी तो कंपलसरी है, एक ही श्रेणी करी होगी। फिर अभी क्लियर हुआ है? दीदी औपसमिक जो करेगा तो वो उसको तो नीचे गिरना ही है ना, जो औपसमिक में जाएगा। तो औपशमिक में कौन उपशम श्रेणी वाला है? उपशम श्रेणी कौन से सम्यक्त्व वाला होता है? उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी, और द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी मतलब दूसरी बार है उसका, प्रथमोपशम तो हो दूसरी सकता है तीसरी ना, चौथी। 11वें गुण स्थान में तो प्रथमोपशम भी जा सकता है औपसमिक करने के लिए। 11वें गुणस्थान में प्रथमोपशम कैसे? आप प्रथमोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन कौन से हैं? 4 से प्रथमोपशम के 7। गुणस्थान है 4 से 7। हाँ। फिर 11 तक कैसे पहुंचा सकते हो? अगर कोई उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो कंपलसरी द्वितीयोपशम वाले ही है वो। और द्वितीयोपशम मतलब उसने मोर देन वन टाइम औपशमिक प्राप्त किया है, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार औपशमिक की बात थी। थोड़ा अनुप्रेक्षा का हाँ। क्वेश्चन था, पर औपशमिक जिनका आंसर सही हो गया है उनको लग रहा होगा कि हाँ हमने सही सोचा था। औपशमिक सम्यकत्व और उपशम श्रेणी ये दोनों नाम सेम सेम है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, उपशम श्रेणी पर ऐसा ध्यान रखना कि औपशमिक सम्यक्त्व में दो भेद होते हैं, एक प्रथमोपशम होता है, एक द्वितीयोपशम होता है। ये ध्यान में रखना, इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन के लिए ही आपको वो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि प्रथमोपशम कंपलसरी है, द्वितीयोपशम कोई जीव करे ना करे कंपलसरी नहीं होता। कितने ही जीव ऐसे होंगे जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करे, मतलब द्वितीयोपशम का स्पर्श किया नहीं, द्वितीयोपशम प्राप्त किया नहीं और मोक्ष गए हैं। दीदी ठीक है, दीदी जो क्षयिक सम्यक्ति जीव है वो भी तो औपशमिक श्रेणी चढ़ सकता है ना? क्षयिक सम्यक्त्वी तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। हाँ, उसका अगर सोचे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अगर क्षयिक सम्यक्ति जीव है हाँ, वो चढ़े तो फिर कैसे ठीक होगा ठीक करके। ठीक ठीक ठीक, पॉइंट सही है आपका। ठीक है, मैं एक बार ये पूछती हूँ कि जी बिना दीदी। द्वितीय उपशम की प्राप्ति के अगर क्षयिक सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी का आरोहण करें। ठीक है, पॉइंट सही है, मैं एक बार पूछती हूँ ना। जी दीदी। वैसे मेरा नहीं गया, यही होता है ग्रुप स्टडी का फायदा, सबके अलग अलग क्षयोपशम होते हैं, सबके अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो हमें नए नए ज्ञान की, नई नई अनुप्रेक्षा की बातें सीखने मिलती हैं। मैं एक बार ना इस चीज को पता करती हूँ कि बिना द्वितीय उपशम के ओनली क्षयिक से अगर उपशम श्रेणी का आरोहण किया तो पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा केस हुआ तो, एक मिनट, ऐसा केस अगर हुआ है तो फिर कितनी बार हो सकती है श्रेणी का आरोहण? 2 बार ही हो सकता है ना फिर? हाँ दीदी, फिर तो 2 ही बार हो सकता है ना शायद हम तक। सबने लगभग 2 बार दिया है आंसर हाँ, इस क्वेश्चन की। इसकी वजह से 2 करके लिखा था, 1 नहीं लिखा था आंसर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? जो अभी आपने बोला ना ऑप्शन हाँ, के दोनों करते, तो उसका आंसर 2 होता है। तो लगभग संभावना है कि सबने 2 ही लिखा होगा, इसे बोल रही हूँ आंसर। नहीं, देखो, अगर वो अपने क्षयिक सम्यक्त्वी जीव है और अगर वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो वो उसका कौन सा भाव होगा लास्ट भाव में? तो वो मतलब पहले चरम भाव भाव के तो नहीं अनुपातिक, होगा दीदी, चरम भाव चरम तो भाव नहीं तो नहीं होगा। होगा। उसके बाद द्विचरम भाव उसका या तो देवता या देवता या नैरिक वाली बात होगी ना यहाँ पे, क्षयिक सम्यक्त्व के लिए नैरिक या देवता, वैमानिक हाँ, देवता ही होना चाहिए ना, नहीं नरक भी वैमानिक हो का है। सकता है। इसको एक बार हाँ, वापस समझाने हाँ, में थोड़ा। नरक का नहीं होगा क्योंकि उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा वैमानिक की लेकिन आयु अगर, हाँ बराबर, हाँ
आयु चलो बांध एक बार दिया। इसको सोचते हैं सब पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आप लोग भी सोच के रखना कि अगर शायिक सम्यक्त्वी है, शायिक सम्यक्त्वी जो है, देखो अगर युग्लिक का बद्धायु होगा तो युग्लिक की बद्धायु वाला तो उपशम श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता, और नरक आयु भी बांधा हुआ नहीं चढ़ सकता है। नरक आयु वाला भी नहीं चढ़ सकता। तो वो उसका वैमानिक वैमानिक है और ये वाला उसका मनुष्य भाव है वापस। तो इसमें तो वो शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा, तो यहाँ उपशम श्रेणी हो नहीं सकती, यहाँ उपशम श्रेणी हो नहीं सकती। ये वाला है, यहाँ पर वो उपशम श्रेणी की संभावना है। अब उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है, बात तो बराबर है, उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है यहाँ पर दो हाँ बार कर नहीं कर सकता है। सकता, एक ही बार कर सकता है ना। हम्म। यहाँ भी ये बात तो खड़ी हो ही सकती है ना कि दो बार तो उपशम श्रेणी शायिक सम्यक्त वाला ऊपर जाए, फिर अवरोहण करे, फिर वापस शायी उपशम में नहीं जा सकता। चलो पूछते हैं लेकिन इसमें। साइड से ही 2 बार जा कौन सा सकता है। प्रश्न समझा शायद रहे से थे? 2 बार जा सकता है ना वो, ये संभावना तो हो ही सकती है कि समझा 2 रहे बार आप? चले जाए। चलो तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। पर भव तो यही हो सकता है क्योंकि इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो इसी भव में वो भी बद्धायु है इसलिए। इसको वापस बताइए ना एक बार, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया था मेरा। वो क्वेश्चन जो आज क्वेश्चन था ना उसकी चर्चा चल रही है कि हाँ। क्वेश्चन होगा ओनली शपथ श्रेणी का आरोहण होगा लास्ट भव में, क्योंकि एक बार वो प्रथमोपशम प्राप्त कर चुका है, एक ही बार औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है। तो उसके बाद डायरेक्टली वो शपथ श्रेणी का ही आरोहण करेगा, बीच में वो उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता, बिकॉज वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी नहीं है, मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व उसने प्राप्त नहीं करा, एक ही बार औपशमिक है इसलिए। बट श्रेणी के लिए तो हमारे पास द्वितीयोपशम भी है और शायिक सम्यक्त्वी भी है। शायिक सम्यक्त्वी जीव भी उपशम श्रेणी का आरोहण तो कर ही सकता है। तो अगर हाँ। वो द्वितीयोपशम में नहीं आया बट शायिक अवस्था में ही अगर उपशम श्रेणी का आरोहण कर दिया और फिर वो लास्ट भव में शपथ श्रेणी का आरोहण करे, तो 2 बार श्रेणी का आरोहण पॉसिबल हो रहा है। तो हाँ। एक बार देखते हैं इसको भी। ठीक है, ये बात सही है आपका। हम लोग भी 2 बार लिखे आंसर में तो। ठीक, अभी वो भी फिर बात पॉइंट वही आता है ना कि जो 2 बार लिखा है उन्होंने एक बार द्वितीयोपशम की अपेक्षा बता दिया, एक बार शायिक की अपेक्षा बता दिया, ऐसी भी नहीं, हम पॉसिबिलिटी लोगों है। ने ना प्रथमोपसम के हिसाब से बनाया, एक बार प्रथमोपसम, दूसरी बार शायिक सम्यक्त्व वाला, छपक हाँ श्रेणी वाला। हाँ, हाँ, ये तो सोच अगर के 2 बार लिखे प्रथमोपशम हैं। है और दूसरी बार शायिक वाला उपशम श्रेणी का हाँ, आरोहण कर रहा है और उसके बाद फिर शपथ श्रेणी का आरोहण, तो 2 श्रेणी हो गई। बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना कि शायिक सम्यक्त्व के साथ ही उपशम श्रेणी का आरोहण करे, अवरोहण करे, वापस अंतर मुहूर्त में आरोहण कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 भी आ सकती हैं। तो देखते हैं एक बार क्या इसका निकलता है, डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के बहाने काफी कुछ अनुप्रेक्षा हुई है। बाकी गति आगति वाला क्लियर है, आगे हाँ। बढ़े। दीदी, हाँ। एक बार में 2 से ज्यादा श्रेणी थोड़ी चढ़ सकता है। मतलब एक भाव में उपशम 2 ही श्रेणी श्रेणी तो एक चढ़ेगा। भाव में 2 बार चढ़ सकता है ना, उपशम श्रेणी नहीं, एक तो। बार 2 बार चढ़ सकता है, जैसे शायिक समकित जीव है ना, वो फर्स्ट टाइम पे उपशम श्रेणी चढ़ा, वहां से नीचे गिरा, तो वो सेकंड टाइम चढ़ेगा, अगर उसको मोक्ष जाना है तो वो शपक श्रेणी ही चढ़ेगा ना, तो 2 बार चढ़ उपशम श्रेणी सकता की है, बात कर रहे 3 हैं। बार नहीं चढ़ सकता है। नहीं तो दूसरे भाव में चढ़ेगा ना उपसम छपक श्रेणी, एक तो ही उसमें भाव में दो छपक बार श्रेणी, उपशम श्रेणी हाँ, का एक आरोहण भाव हो में तो दो सकता है। एक चढ़ ही मिनट, सकता दीदी है ना। को बोलने दीजिए ना। एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी का आरोहण हो गया, वो उसका थर्ड लास्ट भाव था, ऐसा। और फिर लास्ट भाव में उसने शपथ श्रेणी का आरोहण कर लिया, इस अपेक्षा से 3 बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ध्यान में है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कंपलसरी आपको ध्यान में है क्या? नहीं, प्रश्न नहीं, तो ऐसा था ना कि पूरे सूत्रकार में एक बार प्रश्न उपशम श्रेणी तो ही चढ़ा आप है। उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा, एक बार औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो एक बार औपशमिक सम्यक्त्व तो वो तो क्लियर है कि ओनली प्रथमोपशम की बात हो रही है। अब कंफ्यूजन यहाँ ये हुआ कि दूसरी बार वो उपशम श्रेणी का आरोहण, मतलब जो दूसरी बार, क्या मतलब दूसरी बार जो औपशमिक होता है द्वितीय उपशम, उसके बाद फिर वो उपशम श्रेणी का आरोहण करता है। बट दूसरी बार द्वितीय उपशम हुआ नहीं। ठीक है ठीक है, एक बार क्लियर करते हैं इसको, फिर देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, हम आज स्थिति द्वार देख लेते हैं। स्थिति द्वार, ठीक है।
स्थिति क्या होता है? स्थिति मतलब कितने टाइम तक टिके रहना, उसको हम बेसिकली स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? गुण स्थानों की बात कर रहे हैं। तो किसी भी गुण स्थान में कितने टाइम तक जीव रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? स्थिति बोलते हैं। स्थिति मतलब कितने टाइम तक रहेगा उस गुण स्थान में। तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की बात हो सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि कम से कम कितने टाइम तक रहेगा कंपलसरी, और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक रहेगा उस गुण स्थान में। ठीक है, ये उसकी स्थिति होती है। अब एक एक गुण स्थान वाइज चलते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट गुण स्थान। फर्स्ट गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि हाँ। गुण स्थान में 3 तरह के जीव रह सकते हैं। एक तो वो जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। कौन होता है वो? अभवसिद्धिक जीव। फिर एक जीव ऐसा है जो अनादिकाल से तो मिथ्या दृष्टि है, बट एक जगह पर जाके वो सम्यक दृष्टि ऑफ कोर्स बनेगा, मतलब फर्स्ट गुण स्थान को छोड़ेगा। वो कृष्ण कौन होता पक्ष। है? अनादि सत्य अवस्था। एक मिनट, वो होता है अनादि मिथ्या दृष्टि भव सिद्धिक जीव। अभी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ना, अनादिकाल से फर्स्ट गुण स्थान में है वो, है ना। और तीसरा है जो कभी ना कभी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को छोड़कर, जो कभी ना कभी ज्योति जी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? एल्स म्यूट कीजिए। जो कभी ना कभी सम्यक दृष्टि बना था, उसके बाद उसने मिथ्यात्व की बिगनिंग करी, वापस से मिथ्या दृष्टि बना, फर्स्ट गुण स्थान में आया, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो मोक्ष जाने के पहले, जब वो मतलब मोक्ष जाने के पहले या फिर जब वो शायिक सम्यक तो प्राप्त करेगा जब भी, तब वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की एंडिंग करेगा। और डेफिनेटली ये तो एक बात हो गई, मतलब वो एंडिंग करेगा। बस इतना है कि उसने सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि की एंडिंग करी, वापस सम्यक दृष्टि बना। इसको क्या बोलते हैं? टोटल एंडिंग की बात नहीं है, थोड़े से रूप में भी अगर उसने एंडिंग कर दी है तो वो एंडिंग हो गई है। फिर भले ही वापस से मिथ्या दृष्टि बन जाए और एंडिंग कर दे। तो ये होता है भव सिद्धिक जीव जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, मतलब जिनका वो कितना बचा, अब सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुके हैं तो उनका संसार काल कितना बचा होगा? मैक्स टू मैक्स अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन। ठीक है, अब एक रफ हमको जितना पता था उस हिसाब से हमने रफ बना के रख लिया। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो फर्स्ट गुण स्थान वाला जो जीव होता है, अगर वो अभव सिद्धिक जीव है, जो कभी उसने मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की बिगनिंग करी नहीं और एंड भी नहीं करेगा, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक रहेगा, तो वो उस जीव की अपेक्षा हम क्या बोलते हैं? अनादि, और उसका कभी एंडिंग नहीं है। एंडिंग मतलब मैंने आपको एक वर्ड बताया था, पर्यवसान। पर्यवसान वर्ड से निकलता है पर्यवसित। एंडिंग नहीं करेगा मतलब अपर्यवसित। तो अनादि अपर्यवसित का भंग घटित होता है फर्स्ट गुण स्थान में अभव सिद्धिक की अपेक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं जिसने अनादिकाल से जो फर्स्ट गुण स्थान में है, लेकिन जब भी वो कभी ना कभी सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो भव सिद्धिक है, वो डेफिनेटली मोक्ष जाएगा। मोक्ष जाने का पहला सोपान सम्यक्त्व होता है। तो अनादि मतलब वो मिथ्या दृष्टि की एंडिंग, सम्यक्त्व बनेगा मतलब मिथ्या दृष्टि की एंडिंग करेगा। तो पर्यवसान हो रहा है सपर्यवसित, पर्यवसान सहित है। तो अनादि सपर्यवसित जो है वो अनादि मिथ्या दृष्टि भव सिद्धिक की अपेक्षा लेना है। भव सिद्धिक तो है मतलब एंडिंग करेगा, पर अभी तक करी नहीं। अनादि काल से वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि भव सिद्धिक जीव। अब जो थर्ड टाइप का है, वो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त किया था, उसके बाद फिर से मिथ्या दृष्टि बना, और उसके बाद फिर वो फिर से मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त्व को स्विच करेगा। तो ऐसा जो जीव होता है वो भव सिद्धिक जीव होता है। एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर चुका है ऐसा जीव पुनः अगर मिथ्यात्व में आता है, उस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की आदि होती है, बिगनिंग हुई है ना। अब बिगनिंग होने के बाद वो जीव एंडिंग कब कब कर सकता है? जब एंडिंग करे, क्योंकि हमको क्या देखना है? स्थिति देखना है, हमको काल देखना है कि कितने काल तक वो रह सकता है। तो यहाँ पे बिगनिंग कर दी, अब वो कितने टाइम बाद
मिनिमम और मैक्सिमम एंडिंग करेगा। तो बताया कि मिनिमम एंडिंग तो वो अंतर्मुहूर्त रहा और उसने मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की एंडिंग कर दी। तो मिनिमम काल, जघन्य काल अंतर्मुहूर्त होता है। शादी आदि हुई है ना, और ये एंडिंग हो गई, तो शादी सपर्यवसित की अपेक्षा, शादी सपर्यवसित का जो भंग है उसमें जघन्य काल अंतर्मुहूर्त का हो सकता है। अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में रहा और वापिस सम्यक्त्व की प्राप्ति उसको हो गई। अब दूसरा कोई जीव है, वो जीव अब दूसरा कोई जीव है, वो यहाँ पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। मिथ्यात्व को प्राप्त होने के बाद उसने कभी सम्यक्त्व को प्राप्त किया ही नहीं, और लास्ट में उसके पास क्या आ गया, ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसका मोक्ष निकट है। कितना निकट है? ओनली अंतर्मुहूर्त उसका मोक्ष बचा है। और उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति करी थी। मतलब मान लो उसने यहाँ पर वो हुआ था, शुक्ल पाक्षिक हुआ था अटपुद्गल परावर्तन पे, और अटपुद्गल परावर्तन के बाद वो प्रथमोपशम में आया। प्रथमोपशम से वो डायरेक्टली मान लो क्षयोपशम में भी नहीं गया। प्रथमोपशम से भी हमारे पास मिथ्या दृष्टि का ऑप्शन खुला होता है ना। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम से जस्ट वो क्या बन गया? मिथ्या दृष्टि। ये उसका प्रथमोपशम का काल है और प्रथमोपशम से जस्ट वो मिथ्या दृष्टि बन गया। और मिथ्या दृष्टि की तो आदि हो गई क्योंकि बिगिनिंग हुई है। ये बिगनिंग होने के बाद वो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ ही नहीं। और उसके बाद अच्छा, इसमें हम ठीक है, ये मिथ्या दृष्टि अवस्था में रहा और उसके बाद देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन, मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन उसका जो पूरा काल था, उसके बाद उसने क्या करा? अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति करी, शायिक सम्यक्त्व की। तो इस अपेक्षा से वो पूरे अर्धपुद्गल परावर्तन काल के लिए कहाँ रहा? मिथ्यात्व में ही रहा। ठीक है, तो इस अपेक्षा से उस मिथ्यात्व की क्या हो गई? एंडिंग हो गई। तो सपर्यवसित हो गया वो जीव। तो उत्कृष्ट क्या मानते हैं इसकी? देशोन देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल। ठीक है, तो दीदी ये प्रथम उपशम वाला जीव कहला सकता है? प्रथमोपशम वाला कहला सकता है मतलब? जैसे वो शादी से पर्यवसित एक बार सम्यक्तव आने के बाद वो मिथ्यात्व में चला गया, फिर अर्धभूतगल परावर्तन तक रहा उसमें मिथ्यात्व में, तो ये प्रथम उपशम भी हो सकता है? प्रथमोपशम वाला नहीं कहलाएगा। कहलाएगा तो फर्स्ट होता ना, मिथ्या दृष्टि जीव है, कहीं से भी आया हो वो, प्रथमोपशम से आया हो या क्षयोपशम से आया हो, ओके, है ना। चलो, अब इसमें एक बार हम ये जो डेफिनेशंस है इसमें टिप्पणी में दी हुई है ये हमने समझ लिए। अनादि मतलब अन और आदि। अन मतलब जिसकी, अन मतलब नहीं, आदि मतलब शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है वो अनादि। ऐसे भंग को क्या बोलते हैं? अनादि। जो फिर सादि, सादि मतलब स आदि, जिसकी आदि हुई है, आदि सहित, शुरुआत सहित जो होता है वो भंग सादि होता है। अपर्यवसित, पर्यवसान वर्ड मैंने बताया था, पर्यवसान मतलब एंडिंग की बात करते हैं। तो अपर्यवसित है मतलब जिसकी एंडिंग नहीं, जो अंत रहित है, और सपर्यवसित मतलब जो अंत सहित है। अनादि अपर्यवसित मतलब जिसकी आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है। अनादि सपर्यवसित मतलब जिसकी आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य है। और सादि सपर्यवसित मतलब जिसकी आदि भी है और अंत भी है। ठीक है, अब सेकंड गुण स्थान में आते हैं। एक बार सेकंड गुण स्थान की स्थिति करते हैं एक बार। सेकंड गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है? शाश्वतन साधन समय। साधन समय दृष्टि गुण स्थान कहाँ से आता है? आगति गति देख ली है, उसके पहले भी देखा हुआ है। प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम का काल अंतर्मुहूर्त का है। उस अंतर्मुहूर्त का काल पूरा होने के पहले ही मान लो एक समय बचा, एक समय का काल बचा था, और उसका क्या हो गया? A4 का उदय हो गया, बंद और उदय। बंद तो कंपलसरी है, बंद की नियमा है। उदय की भजना है, भजना मतलब कंपलसरी नहीं है। या तो बंद हो गया या फिर बंद प्लस उदय स्टार्ट हो गया।
है ना। तो एक समय के लिए वो गुणस्थान क्या कहलाया? सासाधन। सासाधन कहलाया। एक समय के लिए वो गुणस्थान सासाधन कहलाया, और फिर वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, और फिर त्रिपुंज में से किसी एक में। अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो म्यूट करना, बैकग्राउंड से आवाज होगी तो उसके बाद क्या करता है वो, त्रिपुंज में से किसी एक पुंज का डेफिनेटली उदय होता ही होता है। तो ये सासाधन जो है, सासाधन में क्या होता है D3 का? म्यूट करा था मैंने। उपशम D3 का उपशम। तो D3 का उपशम कब होता है? ये प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम के काल के बीच में ही होता है। उसके बाद तो तीन में से एक प्रकृति का उदय आना कंपलसरी है। तो सिर्फ एक समय के लिए ही सासाधन सम्यक्त्व रहा, फिर वापस D3 में से किसी एक का उदय आ गया। तो जो सेकंड गुण स्थान है उसका जघन्य काल क्या हुआ? एक समय। ठीक है। अब बात करते हैं अच्छा। कि प्रथमोपशम का जो अंतर्मुहूर्त का काल था, उस प्रथमोपशम के अंतर्मुहूर्त के 6 आवली का पहले ही A4 का बंध या फिर बंध प्लस उदय स्टार्ट हो गया। औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त के काल में से 6 आवलिका का काल अभी बचा हुआ था, और उस समय पर क्या हो गया, A4 का बंध या बंध प्लस उदय स्टार्ट हो गया। तो यहां पर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये पूरा ड्यूरेशन किसका कहलाया? सासाधन सासाधन सम्यक्त्व का। सासाधन सम्यक्त्व के बाद में, सासाधन जब एंड होता है तब डेफिनेटली एक पुंज का उदय होना ही है। D3 में से एक प्रकृति का उदय होना है, मतलब सासाधन नष्ट हो जाएगा। किसका उदय होता है D3 में से एक में? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का कंपलसरी मिथ्यात्व का उदय ही होगा। ये वाले जो भी इनमें से एक लेंगे। तो इस अपेक्षा से सेकंड गुण स्थान का उत्कृष्ट काल क्या होगा? 6 आवली का। ठीक है। तो औपशमिक सम्यक्त्व का काल में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल अवशेष रहने पर साधारण सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव है। इसीलिए उसका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल हो गया। अब थर्ड गुण स्थान का देखते हैं। थर्ड गुण स्थान क्या है? थर्ड गुण स्थान है सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था में जीव कितने टाइम तक रह सकता है? ओनली अंतर्मुहूर्त तक। कुल अंतर्मुहूर्त काल तक ही सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव रह सकता है। उसके बाद या तो वो फोर्थ गुण स्थान में जाएगा या फिर वो फर्स्ट गुण स्थान में जाएगा, कंपलसरी। पर ये जो अंतर्मुहूर्त है, कोई जीव तो कम टाइम वाला अंतर्मुहूर्त रह के फर्स्ट या फोर्थ में चले जाते हैं, और कोई जीव थोड़े ज्यादा टाइम के लिए, थोड़े ज्यादा टाइम वाले अंतर्मुहूर्त तक रह के फर्स्ट या फोर्थ में जाते हैं। ये थर्ड है। ठीक है। दोनों अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है। पर कुछ कम भी रह सकता है और मैक्सिमम भी रह सकता है। इसीलिए जघन्य अंतर्मुहूर्त होता है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त होता है, पर जघन्य से उत्कृष्ट वाला कुछ अधिक होता है। ठीक है। दीदी, ये थर्ड हाँ, गुण स्थान में मतलब इन्हें कि त्रिपुंज से ही आता है ना सम्यक मिथ्यात्व में? ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब त्रिपुंज का क्या अर्थ हो गया कि जो अभी तक अनादिकाल से हमारी मिथ्यात्व की सत्ता थी, उसको अब हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। अब हमारे आत्मा में एक की जगह 3 प्रकृतियों की सत्ता हो गई। तो अब वो आएगा तो ऐसे कहा जाए तो त्रिपुंज में से ही आया है, पर वो त्रिपुंज तुरंत बना हुआ आया है, ये बात नहीं है। क्योंकि जो भी मिथ्यात्व के दलिक हम, क्योंकि बंध किसका करते हैं हम? सिर्फ मिथ्यात्व के दलिक का ही बंध करते हैं। तो मिथ्यात्व के दलिक ही किसमें कन्वर्ट होते हैं हमारी विशुद्धि के कारण? सम्यक्त्व या फिर सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली त्रिपुंज में से ही उदय है ऐसा बोलेंगे, क्योंकि त्रिपुंज का अर्थ हुआ 3 भाग है, पर वो प्रथमोपशम वाला ही त्रिपुंज होगा ऐसी बात नहीं। मतलब अच्छा प्रथमोपशम अच्छा। करके तुरंत त्रिपुंज बना है, उसी में से मिथ्यात्व का सिर्फ उदय है ऐसी बात नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का, सॉरी। प्रथमोपशम के बहुत टाइम बाद में भी सम्यक मिथ्यात्व का उदय रह सकता है जनरल केस में। बताया ही ना हमने गति आगति में कि फर्स्ट से फोर्थ से। फर्स्ट से ऑटोमेटिक मिथ्यात्व में शुद्धि होने से सम्यक मिथ्यात्व में चला गया, और 4 5 6 से आता है तो ये उपसमिक सम्यक्त्व से ही आता होगा ना त्रिपुंज से।
एक बार फिर से क्या पूछ रहे हैं? मैं बोली फर्स्ट से आता है तो मिथ्यात्व जीव की कुछ विशुद्धि हुई तो सम्यक मिथ्यात्व में आया। फर्स्ट से फर्स्ट कि गुण कुछ स्थान से थर्ड, फर्स्ट से फर्स्ट से थर्ड में थर्ड ना, में जा सकता है। फर्स्ट से थर्ड में विशुद्धि से ही बोलेंगे, हाँ, विशुद्धि और से ही 4 बोलेंगे। 5 6 मतलब यानी कि ये 4 5 6 पे प्रथमोपसम आ रहा वगैरह है तो फिर, हाँ, तो फिर उसकी मलिनता के परिणाम है। से- ठीक, धन्यवाद दीदी, वही थी। ठीक है, हो गया। थर्ड का जघन्य अंतर्मुठ है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुठ है, लेकिन जघन्य वाला उत्कृष्ट से कुछ अधिक, जघन्य वाला उत्कृष्ट से कुछ कम है, उत्कृष्ट वाला जघन्य से अधिक है। ठीक है, फोर्थ गुण स्थान देखें, सेकंड और थर्ड क्लियर है सबका? फोर्थ गुण स्थान का क्या नाम है? अविरत अविरत अविरत, सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान जो है वो कौन कौन से जीवों को हो सकता है गति की अपेक्षा? मतलब 4 गतियों में से चारों नरक गति, नरक नरक गति को गति भी हो और सकता है, और देव और गति। तिर्यंच देव गति को भी गति। हो सकता है, मनुष्य गति वालों को भी हो सकता है, देव गति वालों को भी हो सकता है। ठीक है? चारों गति, गति कितनी होती है? चार, 4 गति 4 होती है पक्का? 1 5 सिद्ध गति। गति, 5 गति 5 मानते हैं प्रकार सिद्धि की गति। होती है। आप देखो वापस गति द्वार में, गति कितने टाइप की होती है? 5 बता रखा है। गति 5 प्रकार की होती है। ठीक है? और 4 प्रकार की गतियों में क्या हो सकता है? गुण स्थान होता है। फोर्थ गुण स्थान हो सकता है। फोर्थ गुण स्थान नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति सभी में हो सकता है। लंबे टाइम तक भी फोर्थ गुण स्थान में ही जीव रह सकता है। वाई? बिकॉज एक ही तरह का जीव रह सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक्त होते हैं? क्षमिक भी हो सकता है, क्षायोपशमिक भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता भी हो सकता है ना? अब हमको पता है कि औपशमिक का तो काल कितना है टोटल? अंतर्मोद क्षायोपशमिक मोर देन अंतर्मुठ हो सकता है। एक बार अभी उसकी बात नहीं करते, वो हम जब क्षायोपशमिक सम्यक्त से रिलेटेड बात करेंगे तब देखेंगे। शायिक कितना हो सकता है? जितना फोर्थ का मैक्सिमम है पूरे टाइम तक वो फोर्थ में, मतलब शायिक पूरे टाइम तक, ऑफ कोर्स वो फिफ्थ सिक्स्थ में बीच में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तक वो रह ही सकता है, कंपलसरी है। ठीक है, एक बार क्षयोपशम की बात नहीं करें, क्षयोपशम में भी ये पॉसिबिलिटी है, बट शायिक की अगर हम बात करें तो फोर्थ गुण स्थान का जो उत्कृष्ट काल होगा वो बिल्कुल रह सकता है ना? अब देखो, मैंने ये सिर्फ इसीलिए बताया है क्योंकि हमको जब उसका उत्कृष्ट काल देखेंगे तो किसकी अपेक्षा देखना है, ऐसा समझना है। ठीक है, अब है। देखो क्या है। हाँ, अब देखो क्या है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवता चारों रह सकते हैं फोर्थ गुण स्थान में। अब इनमें क्या है कि फोर्थ गुण स्थान से कहाँ जाता है? अगर कोई जीव काल किया तो फोर्थ गुण स्थान में, जैसे हम बोलते हैं कि 9th गुण स्थान में, 8th गुण स्थान में, 10th में, 11th में, इनसे काल करता है। इनमें एक समय के लिए रहा, काल कर गया तो फोर्थ में चले गया, एक समय रहा, काल कर गया, फोर्थ में चले गया, एक समय रहा, काल करके फोर्थ में, एक समय रहा, काल करके फोर्थ में चले गया। तो इनमें तो एक समय रह सकता है। जघन्य देखो, सबसे पहले समझना, काल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? समय समय। तो समय सबसे छोटा काल अगर कुछ है तो वो है एक समय का। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर आता है अंतर्मुहूर्त का। वाई? बिकॉज एक समय से बड़ा है अंतर्मुहूर्त, 2 समय से लेकर 2 समय से लेकर 48 मिनट माइनस 1 समय तक के लिए हम क्या बोलते हैं? एक मुहूर्त में से एक समय कम तक अंतर्मुहूर्त होता है। तो इसीलिए अब हमको अगर जघन्य की बात करना है तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या एक समय घटित हो सकता है फोर्थ गुण स्थान में, एक समय रहा और उसके बाद फिर वो कोई दूसरे गुण स्थान में चला जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम जनरली एक समय की अपेक्षा से देखते हैं, जनरली काल करने की अपेक्षा। अगर कोई जीव इन गुण स्थानों से काल करता है तो फोर्थ में जा सकता है, बट फोर्थ गुण स्थान में रहता हुआ काल करेगा तो फोर्थ में ही रहेगा ना। जैसे उस दिन हमारी बात हुई थी जब हम आगति गति मार्गणा देख रहे, आगति गति द्वार देख रहे थे,
है ना। तो फोर्थ गुण स्थान में अगर कोई जीव है तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फर्स्ट गुण स्थान से फोर्थ में आए, एक समय रहे और उसके बाद वो फर्स्ट में वापस चला जाए, या फिर वो फिफ्थ से आए, सिक्स्थ से आए, फोर्थ में रहे, एक समय में वापस से फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, जो फर्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ जो भी है वो चला जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कम से कम उसको अंतर्मुहूर्त तक तो फोर्थ गुण स्थान में रहना ही पड़ेगा, कहीं से भी आया हो। कितनी होती है फोर्थ गुण स्थान की आगति, कितनी होती है? 9 9 9 होती है। और गति कितनी होती है? 6 6। तो 9 गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थान से आया है, फोर्थ में रहा, और 6 गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थानों में चला जाए, बट वो एक समय में नहीं स्विच कर सकता, कम से कम अंतर्मुहूर्त उसको रहना ही पड़ता है। ठीक है, इसीलिए फोर्थ गुण स्थान की जघन्य स्थिति क्या बोलेंगे? अंतर्मुहूर्त। ठीक है। अब अंतर्मुहूर्त के बाद अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट की। उत्कृष्ट हमको कितना लेना है? हमको चारों गतियों में से ढूंढना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य गति की। मनुष्य गति में कोई भी जीव मनुष्य गति में है और फोर्थ गुण स्थान में आया। मनुष्य गति मैक्सिमम कितना हो सकता है? मनुष्य गति में रहने वाले जीव की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 150 करोड़ मनुष्य गति में पल्लियों पर। 3 तीन पल्लियों पल्लियों पर। पर। फोर्थ गुण स्थान है ना, युग्लिक तो हो ही सकते हैं। हो सकता है ना युग्लिक, क्या दिक्कत है? फोर्थ गुण स्थान तक तो युग्लिक होते ही है। अच्छा, अभी आपको ये अगर खुला करके नहीं भी पता हो, पर ये तो पता ही है ना कि युग्लिक सम्यक दृष्टि तो होते ही है ना। हम लोगों ने देखा है ना लास्ट सिलेबस में 30 अकर्ण भूमि मनुष्य के। 56 अंतर्द्वीप एकांत मिथ्या दृष्टि है, लेकिन 3 अकर्ण भूमि मनुष्य में तो सम्यक तो होता है। तो कौन सा गुण स्थान होता है उनमें? फोर्थ होता है। वो वीरता विरत या फिर सर्वविरत नहीं बन सकते, अविरत ही रहते हैं, बट सम्यक दृष्टि होते हैं। तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है उनकी आयुष्य? 3 पल्योपम, है ना। तो 3 पल्य, अगर कोई शायिक सम्यक्त्वी जीव है, क्योंकि अभी हम शायिक सम्यक्त्वी की अपेक्षा उत्कृष्ट देखने की बात कर रहे हैं कि फोर्थ में आया और ऐसा, तो शायिक सम्यक्त्वी जीव है, युग्लिक का आयुष्य बंद किया होगा, पूर्व भव का शायिक सम्यक्त्व है, फोर्थ गुण स्थान में हो या जिस भी गुण स्थान में, और युग्लिक में है। युग्लिक का, अभी हम युग्लिक के 3 पल्योपम की बात कर रहे हैं, तो युग्लिक का 3 पल्योपम कंटिन्यूअसली वो फोर्थ गुण स्थान में ही रहा। ठीक है, बट ये एक बार इतना मान के चलो। तिर्यंश की बात करें तो तिर्यंश में भी हम मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि युग्लिक मनुष्य और तिर्यंश दोनों में जा सकता है ना। जा सकता है। अब एक मिनट, स्थिति युग्लिक की, युग्लिक तिर्यंश में नहीं जाता। युग्लिक स्थलचर की है ना, स्थलचर की भी है 3 पल्लियों पर। युग्लिक स्थलचर में शायिक सम्यक्त्वी जा सकता है। युग्लिक स्थलचर में शायिक सम्यक्त्वी जा सकता है, लेकिन जलचर की और अधिक होती है ना, शायद नहीं, अवगाहना होती है वो तो, स्थिति तो ज्यादा ही होती है। संचय भी बनता है। हाँ, स्थिति तो असंख्य वर्ष की होती है। देखो युग्लिक का मतलब ही वही होता है, युगल जन्म हुआ है मतलब उसकी असंख्य वर्ष की आयुष्य है, असंख्य वर्ष कंपलसरी है, तभी वो युग्लिक के फॉर्म में है। और जो गर्भज या फिर नॉन युग्लिक होते हैं उनके लिए संख्य वर्ष की आयुष्य वाले ही बोलते हैं। संख्य वर्ष की आयुष्य वाले मनुष्य है मतलब वो युग्लिक नहीं है। तो इसीलिए ऑफकोर्स तिर्यंश हो या मनुष्य हो, दोनों में युग्लिक की ही स्थिति ज्यादा होती है। चलो, ये टॉपिक से थोड़ा बाहर आ गए हम, पर थोड़ा डीपली देख रहे थे इसीलिए हमने देखा। तो तिर्यंश हो या मनुष्य हो, मैक्सिमम स्थिति वाले तिर्यंश और मनुष्य फोर्थ गुण स्थान में पाए जा सकते हैं, युग्लिक हो सकते हैं वो। अब नरक गति और देव गति की बात करते हैं। नरक गति में शायिक सम्यक्त्वी जीव जाता है क्या? नरक आयु का उसका है तो तीसरे नरक नरक गति में फोर्थ गुण स्थान पाया जा सकता है। नरक गति में जा सकता है तो कौन सी नरक गति तक जाता है? तीसरी नरक तक। नरक गति की हाईएस्ट कितने होते हैं? 7वीं नरक तक होता है। 7वीं नरक की हाईएस्ट स्थिति होती है 33 सागरोपम की। शायिक सम्यक्त्वी जाते ही नहीं है। ठीक है, तो नरक गति में देव गति की अपेक्षा कम वाली बात हो गई। तो अब हम देव गति से बात करते हैं ना। देव गति में हाईएस्ट स्थिति कितनी होती है? 33 सागरोपम। 33 सागरोपम की स्थिति किसकी होती है?
अनुत्तर विमान वस्तु सर्वार्थ सिद्ध विमान। सर्वार्थ विमान। सर्वार्थ विमान में क्षयिक संयुक्त जीव जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो इस अपेक्षा से 3 पल्योपम से भी ज्यादा, पल्योपम बड़ा होता है कि सागरोपम बड़ा होता है? सागरोपम बड़ा होता है। तो अगर हमको मैक्सिमम स्थिति लेनी है तो हम सर्वार्थ सिद्ध विमान देव गति की अपेक्षा फोर्थ गुण स्थान क्षयिक संयुक्त की अपेक्षा हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ क्षयिक संयुक्त तो बोले ना बोले एक बार ना, ये मैं कंफर्म करूंगी कि ये क्षय 5 उपशम की अनुत्तर अपेक्षा है। विमान बोल सकते हैं ना, 5 अनुत्तर विमान बोल सकते हैं। हाँ, 5 अनुत्तर विमान बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ 5 अनुत्तर विमान की 33 सागरोपम ही होती है ना? 31 हाँ, होते हैं, उत्कृष्ट 33 के 20। उत्कृष्ट में होती है 33, 4 33 अनुत्तर विमान बाकी के। उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट 35 होती है, सर्वार्थ सिद्ध में ओनली है, बाकी 4 में तो उत्कृष्ट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बार के लिए। अब देखो ये तो जो 33 सागरोपम का काल है वो कहाँ का है? देवगति का है। बट उसके बाद वो जीव पहली बात तो पूर्व का भी लेके आ सकते हैं, उसके साथ साथ में मान लो पूर्व से वो कहीं से भी, मान लो इसका उपशम श्रेणी से ही मान लो सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए वो काल करके, तो ठीक है मान लिया ऊपर के गुण स्थान थे, फोर्थ नहीं था, उनने स्टार्ट किया देव जो भी अनुत्तर विमान का भव है वो स्टार्ट किया और 33 सागरोपम वो यहाँ पर रहे। अब क्या वो नेक्स्ट भव किसका होगा? मनुष्य का ही होगा डेफिनेटली, चरम भव है, चरम भाव है। अब ये मोक्ष जाने के पहले उनको शपथ श्रेणी आरोहण तो करना ही पड़ेगा, मतलब फोर्थ गुण स्थान छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो अगर वो फोर्थ गुण स्थान छोड़ दें तो उसके बाद हमारे पास मनुष्य भव की जो भी आयुष है वो भी ऐड हमको करनी पड़ेगी ना फोर्थ गुण स्थान में, जितने टाइम तक रहा। तो इसीलिए 33 सागरोपम प्लस कुछ अधिक समय, इसको हम बोलते हैं झाझेरी। झाझेरी मतलब कुछ अधिक, थोड़ा अनुश्री सा जी एक ज्यादा। बार वापस बताइए, ये समझ में नहीं आया। मनुष्य जन्म प्लस 33 मनुष्य, सागरोपम। देखो 33 सागरोपम तो समझ आ गया होगा, देव गति की हाँ। अपेक्षा हमने चारों गति की अपेक्षा निकाला किसमें मैक्सिमम मिल सकता है। मनुष्य में भी हमको 3 पल्योपम मिल रहा था, तिर्यंश में भी मिल रहा था, नरक गति में भी मिल रहा था, देव गति में मैक्सिमम तो हमको मिल रहे थे चारों गतियों में फोर्थ गुण स्थान, लेकिन हमको देखना है कि चारों में से भी मैक्सिमम किसका होगा, तो वो मिल रहा है हमको देव गति में। तो देव गति में मैक्सिमम कौन सा आ रहा है? 33 सागरोपम वाला उत्कृष्ट। तो वो हमने अनुत्तर विमानवासी देव की स्थिति बता दी कि कोई जीव है फोर्थ गुण स्थान उसने अगर स्टार्ट किया है, वो 33 सागरोपम की आयुष्य पूरी कर रहा है अपनी, उसके बाद वो जब उसके चरम भव में जाएगा, ऑफ कोर्स मनुष्य का भव है, मोक्ष जाने के पहले उसको फोर्थ गुण स्थान छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा, क्योंकि शपथ श्रेणी का आरोहण कौन कर सकता है? 6th 7th, मतलब 6th 7th गुण स्थान वर्ती जीव करते हैं, वो अभी आपका शपथ श्रेणी नहीं आया है, बट 6th 7th में आने के बाद ही शपथ श्रेणी, 7th के बाद ही 8th गुण स्थान में जाते हैं। तो उसको फोर्थ तो एक बार के लिए इतना पता है कि फोर्थ तो डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा उसको। तो अभी हम फोर्थ की स्थिति देख रहे हैं, फोर्थ की उत्कृष्ट कितनी हो सकती है। तो ये जो जितने टाइम तक वो मनुष्य भाव में रहेगा, जितने टाइम तक मनुष्य भाव में रहेगा फोर्थ गुण स्थान में, आप कुछ पूछ रहे हैं या फिर बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस है? जो फोर्थ गुण स्थान में मनुष्य भाव में रहेगा उस टाइम को भी हमको क्या करना पड़ेगा? 33 सागरोपम में ऐड करना पड़ेगा। अब वो चाहे कितना ही बड़ा उसकी आयुष्य हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बट 33 सागरोपम इतना बड़ा असंख्य वर्ष का जो काल होता है, उसकी अपेक्षा ये वाला कुछ अधिक ही कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ अधिक है तो इसीलिए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं झाझेरी। तो टोटल फोर्थ गुण स्थान में रहने का जो काल बताया, तो 33 सागरोपम से कुछ अधिक, मतलब 33 सागरोपम झाझेरी इसका उत्कृष्ट काल होगा। क्लियर हुआ? जघन्य अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट 33 सागरोपम झाझेरी है। समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हो गया ये फिफ्थ गुण स्थान। देखते हैं, अभी टाइम है ना।
आप ना किसी भी थोकड़े मतलब किसी भी द्वार में आप जितना खुला करके पढ़ेंगे ना उतने ज्यादा आपके नई नई मतलब माइंड ना उतना ज्यादा माइंड की एक्सरसाइज होती है, ये भी अपने आप से ही निकलने को होती है। अब फिफ्थ गुण स्थान देखते हैं। फिफ्थ गुण स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट। अब सबसे पहले देखो फिफ्थ गुण स्थान में कौन कौन सी गति के जीव हो सकते हैं। नरक गति के हो मनुष्य और सकते हैं क्या? तिर्यंश। नहीं होते, नरिक और देव नहीं देव होंगे। गति के हो सकते हैं, मनुष्य तिर्यंश गति के हो सकते हैं और पंचेंद्रिय क्रियांश। मनुष्य गति के हो सकते हैं। अब ये तिर्यंश गति और मनुष्य गति में भी युगलिक मतलब अभी मैंने बताया था असंख्य वर्ष की आयुष्य वाले, क्योंकि यहाँ पे हमको स्थिति काल की बात करना है तो हमको उनके आयुष्य से उनकी स्थिति जो होती है आयुष्य जितना होता है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है। तो असंख्य वर्ष की आयुष्य हमारी, संख्य वर्ष ज्यादा होता है या फिर असंख्य वर्ष ज्यादा होता है? असंख्य संख्य ज्यादा। असंख्य ज्यादा होता है। संख्या युगलिक। ज्यादा होता है। नहीं बाबा, असंख्य ज्यादा होता है। असंख्य वर्ष ज्यादा है, संख्य वर्ष कम है। अब असंख्य असंख्य टुकड़े वर्ष, ज्यादा होते हैं और संख्या टुकड़े कम होते हैं। हाँ संख्य टुकड़े कम होते हैं मतलब संख्यतम भाग होगा। ये संख्य वर्ष की बात चल रही है। संख्यतम भाग अगर आप एक पूरा है, एक क्या अगर आप 10 टुकड़े करोगे तो आपके टुकड़े ज्यादा होंगे या फिर एक के 2 टुकड़े करोगे तो टुकड़े का ज्यादा होगा? 10 वाला तो कम होगा, 2 वाला ज्यादा होगा। तो अगर हम इसको संख्य बोलें और इसको असंख्य बोलें तो जो असंख्यतम भाग होता है वो छोटा होता है, बट असंख्य जो वर्ड होता है वो बड़ा वो होता बड़ा होता है। वर्ष बड़ा होता है, भाग छोटा होता है। है। तो यहाँ पर असंख्य वर्ष की बात कर रहे हैं। असंख्य वर्ष मतलब बड़ा है, संख्य वर्ष मतलब छोटा है। हमको अगर ज्यादा ड्यूरेशन लेना है तो ऑफ कोर्स हम असंख्य वर्ष की बात करेंगे, पर यहाँ पर क्या है, असंख्य वर्ष की आयुष्य वाला कौन होता है? युगलिक होता है। युगलिक तिर्यंश हो या मनुष्य हो, युगलिक जो होता है वो फिफ्थ गुण स्थान में नहीं होता। हम इसकी बात कर ही नहीं सकते, हमको फिफ्थ गुण स्थान की बात करना है। मतलब फिफ्थ गुण स्थान में कौन होता है? संख्य वर्ष के आयुष्य वाले ही तिर्यंश और मनुष्य हो सकते हैं। ठीक है, तो संख्य वर्ष के आयुष्य वाले अगर हम तिर्यंश मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। देखो अब क्या बात है, फिफ्थ गुण स्थान है ना? ये पूरा संसार काल है। संसार काल में अगर कोई जीव फिफ्थ गुण स्थान में आ रहा है तो कम से कम, एक मिनट, यहाँ पर क्या बात चल रही है फिफ्थ गुण स्थान में रहने की। तो फिफ्थ गुण स्थान में रह रहा है मतलब कहीं से भी आया। फिफ्थ गुण स्थान की आगति कितनी है? पहला, चौथा, छठा। छठा। सातवां है क्या? नहीं नहीं। पहला, चौथा और छठा, तीन में आया, पांचवें गुण स्थान में रहा और फिर कहाँ जाएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, पहला, सातवें। तीसरा, पहला, पहला, तीसरा। अब ये ध्यान रखना, ये पांचवा गुण स्थान वाला है, क्या हो सकता है? क्षयोपशमिक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है, जैसे हमने पहला, दूसरा, उसकी तीसरा, बात करी थी चौथे की। तीनों ही हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, छठा, नहीं छठा, सातवां। पांचवा नहीं, पांचवा नहीं होगा, पांचवा तो है ना? पांचवा तो खुद ही है। अरे वेरी गुड यार, सबको एक ही क्लास में याद हो गई आगति आगति। ठीक है, 1 4 6 है, 1 2 3 4 6 7 है। अब ये इस इधर से आया है और इधर पे कहीं भी जा रहा है। दीदी चलेगा चलेगा, आपका एक बार फिर से तो रिवीजन हुआ ना, देख के बोला हो या बिना देखे बोला हो। चलो, ये हुआ फिफ्थ गुण स्थान का काल। अब इसमें हमें जघन्य मतलब कम से कम इसको रखना है फिफ्थ में और उत्कृष्ट रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, कम से कम रखेंगे तो कम से कम कितने टाइम में रख के वापस से इनमें स्विच कर सकते हैं। तो जैसे हमने फोर्थ की बात कही वैसे ही फिफ्थ की होती है। एक समय में कोई भी फिफ्थ गुण स्थान में रह के और अगले ही समय वो स्विच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो फर्स्ट से आया हुआ फिफ्थ में, फिफ्थ के बाद वो वापस मिथ्या दृष्टि बन जाएगा क्या एक ही समय में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। साधन में चला जाएगा क्या एक ही समय बाद? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि औपशमिक में जो पूरा अंतर्मुठ का काल है उसमें लास्ट का
एक समय या फिर लास्ट के 6 अवलिका में ही क्या करता है, सासादन होता है, बाकी इतने बीच में अगर वो फिफ्थ में है तो रहेगा। मतलब फोर्थ फिफ्थ बीच में स्विचिंग हो सकती है, बात अलग है, बट एक समय रहकर वो सेकंड में नहीं जाएगा। एक समय फिफ्थ में रहा थर्ड में जाएगा क्या? नहीं। एक समय फिफ्थ में रह के फोर्थ में, एक समय फिफ्थ में रह के सिक्स्थ में, सेवंथ में, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कम से कम उसको अंतर्मुहूर्त काल तक तो रहना ही पड़ेगा फिफ्थ गुण स्थान में। तो इसीलिए जगह ने कितना होगा, अंतर्मुहूर्त। हम बात करते हैं उत्कृष्ट की। उत्कृष्ट कितना होगा तो देखना, उत्कृष्ट क्या है, सबसे पहले तो अब हमको, हाँ, उत्कृष्ट क्या है, संख्या वर्ष की आयुष्य वाला। एक बार ना डायरेक्टली आंसर पे स्विच करने से बेटर हम उसको निकाल लें तो याद रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। संख्या वर्ष की आयुष्य वाला है। अब संख्या वर्ष की आयुष्य वाला तिर्यंश भी होता है, मनुष्य भी होता है। अब संख्या वर्ष की आयुष्य वाला, एक बार हम संख्या वर्ष की आयुष्य मतलब कितना मान के चले, 1 करोड़ पूर्व हाईएस्ट होता है। 1 करोड़ पूर्व में एक समय भी अधिक हो गया तो वो किस में चला जाता है, युग्लिक चला जाता है, और असंख्य वर्ष की आयु कहला जाती है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम क्या होता है, 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व वाला एक कोई मनुष्य लेके चलो, ठीक है। 1 करोड़ पूर्व वाला जो मनुष्य है वो उसकी पूरे लाइफ स्पैन में उसको फिफ्थ गुण स्थान में मैक्सिमम रहना है। मतलब मान लो कि उसके पास, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि उसको उसी भाव में हम मोक्ष भेजें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमको मैक्सिमम बताना है। तो फिफ्थ गुण स्थान में रहते हुए काल कर ही सकते हैं, तो हम उसकी लाइफ के एंड तक उसको फिफ्थ गुण स्थान में रखेंगे। अब फिफ्थ गुण स्थान है, फिफ्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ है, यहाँ पे उसका जन्म हुआ। क्या जन्म से कोई जीव श्रावक बना हुआ आता है? नहीं आता। अगर किसी भी जीव को वीरता विरत गुण स्थान में आना है, किसी भी जीव मतलब किसी भी मनुष्य को वीरता विरत गुण स्थान में आना है, मतलब फिफ्थ गुण स्थान, ये व्रतधारी श्रावक बनना है, उसकी आयुष्य कितनी होनी चाहिए, कम से कम 9 वर्ष 9 वर्ष लगभग 9 वर्ष। देशों 9 वर्ष की आयुष्य उसकी होनी चाहिए, तभी वो फिफ्थ गुण स्थान पे होगा। और फिफ्थ गुण स्थान पे आया, और फिफ्थ से वो भले ही उसके पहले वो फोर्थ गुण स्थान पे हो, कोई भी सम्यक्त के साथ हो, सम्यक्त की बात नहीं कर रहे अभी, फोर्थ गुण स्थान पे ही क्यों ना हो, बट जन्म से वो फिफ्थ में नहीं आ सकता। वो देशों 9 वर्ष का होगा, उसके बाद ही वो फिफ्थ गुण स्थान को प्राप्त करेगा। और फिर भले ही वो लाइफ लॉन्ग श्रावक व्रत को स्वीकार करके उसी फिफ्थ गुण स्थान में रहते हुए काल करे, तो उसका क्या हो सकता है, 1 करोड़ पूर्व की पूरी आयुष्य है, उसमें से 1 करोड़ पूर्व में से देशों 9 वर्ष माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया, फिफ्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल। एक बार के लिए समझना, ठीक है। अब मैं दूसरा केस लेती हूँ। 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला तिर्यंश पंचेंद्री, क्योंकि ऑफकोर्स पंचेंद्री ही होगा। अब तिर्यंश पंचेंद्री जो है वो अपना 1 करोड़ पूर्व का पूरा लाइफ स्पैन है, उसको एंडिंग करनी है फिफ्थ गुण स्थान से, फिफ्थ गुण स्थान में रहते हुए काल करना है। फिफ्थ गुण स्थान का पूरा लाइफ स्पैन है। पर तिर्यंश पंचेंद्री के लिए एक फायदा है। वो फायदा क्या है, अगर उसको फिफ्थ गुण स्थान में आना है तो वो जन्म से, उसकी आयुष्य कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर तो फिफ्थ गुण स्थान में देशों 9 वर्ष की आयु कंपलसरी है, कम से कम देशों 9 वर्ष होना। बट तिर्यंश पंचेंद्री के लिए ये फायदा है कि उसके जन्म से अंतर्मुहूर्त की ही उसकी आयु है अभी, आयु या फिर वय बोलते हैं जिसको, उम्र हम बोलते हैं, कि अंतर्मुहूर्त की ही एज, अभी वो जन्म हुआ उसका और ओनली अंतर्मुहूर्त की आयुष्य है, मतलब उसकी एज है अभी, और उसी अंतर्मुहूर्त की आयुष्य में वो क्या हो गया, फिफ्थ गुण स्थान को प्राप्त कर गया। जन्म हुआ, अंतर्मुहूर्त के अंदर फिफ्थ गुण स्थान, लाइफ लॉन्ग फिफ्थ गुण स्थान में रह रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइफ लॉन्ग फिफ्थ गुण स्थान में रहा वो ड्यूरेशन कितना हुआ, 1 करोड़ पूर्व माइनस अंतर्मुहूर्त। ये तो भी उसका देखा हमने। फिफ्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल हो गया। अब हमारे पास दोनों गति है, मनुष्य गति भी तिर्यंश गति भी। अब बताना है कि दोनों में से हाईएस्ट कौन होगा। तो देखो, मैंने इतनी बड़ी, ये था 1 करोड़ पूर्व, ये भी था 1 करोड़ पूर्व। अब इन दोनों में से एक को तो देशों 9 वर्ष तक पहुंचाया और एक को अंतर्मुहूर्त में ही फिफ्थ गुण स्थान पे चढ़ा दिया। अब बचा हुआ ये काल और ये काल,
बड़ा कौन सा होगा? रेंज वाला। इसीलिए जब हम ये भी देशों, इसको भी हम ये जो टोटल काल होता है इसको भी देशों, मतलब देशों नववर्ष का जो काल है वो कुछ कम है किससे? 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम। तो इसको भी हम बोलते देशों करोड़ पूर्व है और इसको भी हम बोलते देशों करोड़ पूर्व ही है, लेकिन देशों करोड़ पूर्व मनुष्य वाले का और कम होता है एज कंपेयर टू तिर्यंश पंचेंद्रिय। और अभी हमको उत्कृष्ट की बात करना है, इसीलिए हम तिर्यंश पंचेंद्रिय का देशों करोड़ पूर्व लेंगे। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट है वो है देशों करोड़ पूर्व, लेकिन किसकी अपेक्षा है? तिर्यंश पंचेंद्रिय की अपेक्षा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। 1 करोड़ पूर्व की, हाँ यहाँ दिया हुआ है, 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु वाला जीव तिर्यंश व मनुष्य युगलिक कहलाते हैं। वे विरत मतलब वीरताविरत सर्वविरत नहीं हो सकते। 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश अंतर्मुहूर्त की वय मतलब एज में श्रावक के व्रत ग्रहण करके जीवन पर्यंत 5वें गुण स्थान में रह सकता है, अतः उसके 5वें गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति होती है। नोट है, मनुष्य देशों 9 वर्ष की वय के पश्चात साधु या श्रावक व्रत स्वीकार कर सकता है, अतः की अपेक्षा 5वें गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ पूर्व में देशों 9 वर्ष कम समझनी चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? ठीक है, हो गया। इसमें किसी की कोई डाउट है या फिर 6 गुण स्थान भी फटाफट? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं, अनुश्री जी, ये युगलिक होते हैं वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? 1 2 4 1 या 4 ही होगा, 2 1 नहीं या होगा। 4 होगा, 2 नहीं होगा। 2 में दृष्टि चेंज हो हाँ, जाती है। उनकी दृष्टि चेंज नहीं होती। हाँ, 2 वाले की दृष्टि डेफिनेटली चेंज होती है, युगलिक में दृष्टि चेंज नहीं होती। 1 या 4 में मिथ्या दृष्टि है तो 1 में रहेगा, सम्यक दृष्टि है तो 4th में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब एक बार 6th गुण स्थान भी देख लेते हैं। 6th गुण स्थान किसका है? साधु का। सर्वविरत है, लेकिन प्रमत्त साधु है ना? ठीक है। अब जैसे श्रावक के लिए अब देखो, मनुष्य 6th गुण स्थान के लिए गति कौन सी खुली है? ओनली मनुष्य गति। ओनली मनुष्य गति खुली है। मनुष्य गति में हाईएस्ट कितनी एज? चलो जघन्य की बात करें तो जघन्य कितना हो सकता है? जघन्य भी एक समय अंतर, अच्छा सॉरी, जघन्य एक समय, हाँ एक समय रहकर वो जीव काल करके 4th गुण स्थान में जा सकता है। ठीक है, 6th में मतलब जस्ट 6th गुण स्थान में आया और वो काल कर गया। अब ये 5th से भी आ सकता है, 7th से भी आ सकता है। 6th गुण स्थान में तो आ ही सकता है ना, 5th से भी, 7th से भी, 4th से भी, 1st से भी आ सकता है। ठीक है, तो जघन्य एक समय रहा और काल कर गया। एक समय में स्विच नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। एक समय में गुणस्थान स्विच नहीं हुआ है उसी आयुष्य में रहते हुए, मतलब प्रमत्त अप्रमत्त परिणामों में स्विचिंग नहीं हुई है। ये एक समय किस अपेक्षा से लिया हमने? एक समय रहकर काल करने की अपेक्षा से। ठीक है, और अगर काल करेगा तो कौन से गुण स्थान में जाएगा? चौथा में। तो 6 से वो 4 में चले गया एक समय रह के। ठीक है, अब उत्कृष्ट ऐसा क्यों बोला कि 6 से 4 में ही जाएगा? फर्स्ट में क्यों नहीं जा सकता काल करके? देवलोक में जाएगा। ये साधु है ना, साधु कभी मिथ्या दृष्टि नहीं, नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव है 6th, तो सम्यक दृष्टि से ही जाएगा 4th गुण स्थान। तो देव का 4 से ज्यादा होता ही नहीं है। देव साधु की गति छूटती है ना। साधु की गति वैमानिक की होती है। 6 से 6 में नहीं रह सकता ना, वो जाएगा। साधु की गति वैमानिक है तो वैमानिक देव तो चौथे गुण स्थान में ही होते हैं ना। 6 से 6 में नहीं रहता, वो 6 से 4 में हो जाएगा। ठीक है, अभी उत्कृष्ट की बात करते हैं। उत्कृष्ट लेना है, कौन सा जीव है? मनुष्य। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है जो 6th में होगा? करोड़ अरे क्वेश्चन,
पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या पूछा मैंने? जो जीव 6th गुण स्थान में रह सकता है, ऐसे मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 1 करोड़ पूर्व। देशों 1 नौ वर्ष करोड़ पूर्व। नहीं, नहीं देशों बाबा, नौ देशों नहीं, 1 करोड़ देशों 9 पूर्व। वर्ष कम, करोड़ पूर्व, करोड़ पूर्व। मैंने सिर्फ उन्होंने स्थिति, टोटल मैंने सिर्फ मनुष्य की आयुष्य आयु पूछी है। पूछी है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जो भी जीव 6th में आ सकता है, कौन आ सकता है? हमको पता है संख्या वर्ष वाला मनुष्य ही आ सकता है, ठीक है? और सिर्फ मनुष्य होना चाहिए, तिरंज भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूछा ऐसे जीव की या ऐसे मनुष्य की स्थिति उत्कृष्ट कितनी हो सकती है? 1 करोड़ पूर्व हो सकती है स्थिति, मतलब उसकी पूरी लाइफ। अब उसकी पूरी लाइफ 1 करोड़ पूर्व की है। अब उसमें से साधु पने में 6th गुण स्थान में आने के लिए अविरत प्रमत्त संयत गुण स्थान में आने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? कम से कम 9 वर्ष। देशों 9 वर्ष। देशों 9 पूरा 9 नहीं बोलना, देशों 9 वर्ष। देशों मतलब 9 वर्ष में कुछ अधिक, कुछ कम, सॉरी कुछ कम। देशों 9 वर्ष में वो क्या करेगा? 6th गुण स्थान में आएगा। उसके बाद वो जीवन पर्यंत 6th गुण स्थान में रह सकता है। रहे। अगर रहे तो उसकी रहता है, कंपलसरी नहीं है, वो अप्रमत्त परिणामों में भी जा सकता है। लेकिन देशों क्या बोलते हैं, हाँ, देशों 9 वर्ष माइनस कर दो 1 करोड़ पूर्व में से, तो क्या बचा? तो हमारे पास बचा है देशों करोड़ पूर्व। तो देशों करोड़ पूर्व की जो स्थिति है उसमें कंटिन्यूअसली वो 6th गुण स्थान में ही रहे, इस अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? देशों करोड़ पूर्व की। अब ये बात किसकी है? ये जो हमने अभी अभी बात करी है ना, ये बात किसकी है? ये है आगम के मत। आगम के मत के अनुसार वो जीव कंटिन्यूअसली देशों करोड़ पूर्व तक 6th गुण स्थान में प्रमत्त परिणामों में रह सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आगम के मत के अनुसार कंटिन्यूअसली देशों करोड़ पूर्व की ड्यूरेशन तक 6th गुण स्थान में रह सकता है। पर कर्म ग्रंथ क्या मानता है? अंतर्मुहूर्त। कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग जीव जो देशों करोड़ पूर्व की उसका जो साधुपना है, उसमें हर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थानों में स्विच करता रहता है। ऐसी कर्म ग्रंथ की मान्यता है। ठीक है, इसीलिए कर्म ग्रंथ के अनुसार जो 6ठा गुण स्थान है उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति होगी वो अंतर मुहूर्त ही होगी। किसके अनुसार? कर्म ग्रंथ के ये अनुसार। 7वें गुणस्थान में होगी ना, 6ठे में? क्या? 6ठे गुणस्थान में? हाँ, 6ठे गुण स्थान में हो सकती है। 6ठे प्रमत्त है, 7वें में अप्रमत्त है, फिर 6ठे में प्रमत्त, फिर 7वें प्रमत्त अप्रमत्त में हर अंतर मुहूर्त में वो स्विच करेगा, पूरे लंबे टाइम तक प्रमत्त अवस्था में नहीं रहेगा, ऐसा कर्म ग्रंथ मानता है। लेकिन अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? आगम के मत के अनुसार। तो आगम के मत के अनुसार अगर आपसे पूछे, अगर अलग से नहीं पूछे, अलग से पूछ रहे हैं कि कर्म ग्रंथ क्या मानता है, कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग 6th गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति क्या होगी, तो आप बोलोगे अंतर मुहूर्त होगी। लेकिन अगर आपसे पूछे इन जनरल कि 6th गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, तो आप कहोगे देशों करोड़ पूर्व की, क्योंकि हम अभी आगम के मत के अनुसार समझ रहे हैं। ठीक है, आगम में ऐसा प्रमाण आया है तो हम उसको लेके समझ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व की 6th गुण स्थान की स्थिति। 7th गुण स्थान क्या है? चलो 7th की उत्कृष्ट जो होती है ना, वो यहीं पे से निकाल लेते हैं एक बार। 7th गुण स्थान है अप्रमत्त संयत। तो अप्रमत्त संयत में प्रमत्त से अप्रमत्त में, अप्रमत्त से प्रमत्त में, ऐसे पूरा देशों करोड़ पूर्व वाला जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब ऐसी बात है कि जो अप्रमत्त परिणाम होते हैं ना, अप्रमत्तता में कोई भी जीव अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक ही कोई जीव अप्रमत्त परिणामों में रह सकता है। एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन कौन है? एग्जेप्शन है केवली भगवान। केवली भगवान मोर देन अंतर्मुहूर्त अप्रमत्त परिणामों में रह सकते हैं। लेकिन उनके अलावा कोई भी जीव, जो भी छद्मस्थ है, कोई भी जीव उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त से ज्यादा अप्रमत्त परिणामों में नहीं रह सकता।
अप्रमत्त परिणामों में उत्कृष्ट अंतर्मुठ से ज्यादा नहीं रह सकता, इसीलिए 7, 8, 9, 10 जो भी होंगे उनकी उत्कृष्ट क्या लेनी होगी, अंतर्मुठ ही लेनी होगी। ठीक है, कहाँ तक, 12th तक, क्योंकि 12th तक ही छद्मस्त है। 13th तो केवली भगवान है, तो केवली भगवान में उत्कृष्ट कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो 12th तक सबकी उत्कृष्ट अंतर्मुठ लेना है, एक बार को ये ध्यान रखना। और अब जघन्य जघन्य क्या लेना, तो ये अप्रमत्त संयत है, तो जघन्य क्या लेना, तो जघन्य एक समय में काल कर सकता है। अच्छा ठीक है ना। अब देखो ये काल कर जाए, क्या किस अपेक्षा बोला है, उपशमक श्रेणी से वो नीचे आ रहा था, 8वें से 7वें में आया, एक समय रहा, काल कर गया। ठीक है, अगर कोई भी जीव पहले, चौथे, 5वें या फिर छठे गुण स्थानों से 7वें में जाता है, तो वो एक समय रहकर काल नहीं करता, उसको कम से कम अंतर्मुहूर्त में तो रहना ही पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइट कर दूं मैं। क्या दीदी? कोई भी जीव 7वें गुणस्थान का जो हम जघन्य एक समय ले रहे हैं, वो किस अपेक्षा से ले रहे हैं, 8वें गुणस्थान से अवरोहण करके 7वें में आया, एक समय के लिए रहा और काल कर गया, चौथे में चले गया। ठीक है, इसी अपेक्षा से जघन्य एक समय मानना। बट 1, 4, 5, 6 क्योंकि इसकी भी आगति होती है, इन गुण स्थानों से अगर कोई जीव 7वें में आता है तो कम से कम उसको अंतर्मुहूर्त तो रहना ही पड़ता है, वो एक समय में काल नहीं कर सकता। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसका रीजन क्या है कि अप्रमत्त गुण स्थान है, अप्रमत्त गुण स्थानों में जघन्य भी अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ेगा और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकते अप्रमत्त गुण स्थानों में, ये एक फैक्ट होता है। और ये अंतर्मुहूर्त डेफिनेटली इससे तो छोटा ही होता है, जघन्य वाला छोटा होता है, उत्कृष्ट वाला बड़ा होता है। लेकिन जब भी एक समय की बात करते हैं तो वो यही समझना कि एक समय की अपेक्षा से है काल करने की अपेक्षा। और काल करना कहाँ से, तो 8वें से अवरोहण करके ही काल कर रहा है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अभी 7वें तक ही रखते हैं, 8वें से श्रेणी के गुण स्थान है, उसमें आगे नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव है। ठीक है, अभी इतना ही। एक बार आप फिर से ये जो स्पष्टीकरण है इनकी रीडिंग करना, तो शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी अभी इसमें किसी की कोई डाउट है क्या, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। दीदी केवली का क्या बोले थे आप? केवली केवली भगवान एक्सेप्शन है, इस वजह से क्या है, हमने क्या बोला कि अप्रमत्त में कोई भी जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त तक रहता है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त में से ज्यादा नहीं रह सकता। मतलब अप्रमत्त परिणामों में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कोई भी जीव नहीं रहता, वो वापस प्रमत्त परिणामों में आ ही जाता है। लेकिन एग्जेप्शन कौन है, केवली भगवान, क्योंकि हमने देखा ना केवली भगवान 13 गुण स्थान लंबे टाइम तक रहते ही है। हम हमारे तीर्थंकरों का ही वर्णन सुनते हैं, सामान्य केवली हैं वो भी मोर देन अंतर्मुहूर्त तो रहे ही है 13 गुण स्थान वाले जीव, तो वो अप्रमत्त परिणामों में रहते हैं ना, वहां पे प्रमाद थोड़ी रहता है, प्रमाद तो 6th तक ही रहता है। तो इसलिए केवली भगवान के अलावा कोई भी अप्रमत्त जीव ऐसे नहीं है जो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा अप्रमत्त अवस्था में रह सके, चाहे वो श्रेणी वाले ही क्यों ना हो। श्रेणी में भी वो तो हो ही जाता है ना, क्या बोलते हैं, अंतर्मुहूर्त तो खत्म हो ही जाता है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा श्रेणी में नहीं रह सकता ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना था मैडम, स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट रब हो गया, इसका तो रब हो गया, आपको समझ आए जैसे दीदी पहले गुण स्थान में आप बताए थे ना दीदी, हाँ पहले गुण स्थान में आप बताए थे ना, जघन्य अंतर्मुहूर्त में पुण्य मिथ्यात्व का अंत कर सकता है, तो मिथ्यात्व में एक बार जाने के बाद तो बोलते हैं ना कि पल्योपम के असंकेतम भाग तक रहना पड़ता है मिथ्यात्व में, उसके बाद ही फिर से सम्यक को प्राप्त कर कंपल्सरी सकते हैं। नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि पल्लवम का संगीत भाग रहे, कम से कम अंतर्मुहूर्त में रह के वापस समय प्राप्त कर ही सकते हैं। नहीं, हम लोग तो प्रथम इसीलिए समय तो यही पड़ेगा ना, प्रथम समय जो सम्यक को प्राप्त करता है प्रथम में तो ऐसे ही बताया ना, मिथ्यात्व से जब वो प्रथम प्राप्त करता है।
द्वितीय उपसम में अंतर मुहूर्त बाद वापस कर सकता है। प्रथम उपसम का तो ऐसा ही बताया था कि हाँ पल्लवपम के पल्लियोपम संकेत क्या होगा। संकेत भाग हाँ हाँ तो नहीं द्वितीयोपम में वो अंतर्मुख की बात कर सकते हैं। हाँ नहीं प्रथमोपशम में नहीं है, फिर छयोपशम सम्यक तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। बाद में छयोपशम सम्यक की अपेक्षा से मिथ्यात्व में जाकर फिर छयोपशम सम्यक हो जाएगा। उपशम संकेत बाद में अपल्योपम के संकेतम भाग बाद प्राप्त कर सकेगा, ऐसा होएगा। नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ लेंगे। हाँ अंतर में दिया हुआ है। दीदी लीव हो चुके हैं शायद। आवाज नहीं आ रही उनकी, है ना? वो हाँ वो लीव हो चुके हैं। लीव वो कर दें और शायद क्या छोड़ दें? नेटवर्क चला गया होगा। हम लीव कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास का टाइम ऊपर हो चुका है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय